हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। ये है 2027 बोर्ड के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर। प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल पेपर है ये आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडल पेपर है इसे मैंने खुद से बनाया और इसे बनाने में काफ़ी समय लगा है। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस क्वेश्चन पेपर में, ये जो मॉडल पेपर है इसमें उन सभी क्वेश्चन को रखे गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में बार बार रिपीटेड है, यानी बार बार पूछे गए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपको ये पता चलेगा बच्चा कि आपके पेपर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस पूरे पेपर को तैयार करके जरूर जाना, क्योंकि ये जो गेस पेपर है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और पूरा पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और एग्जाम हॉल में बोर्ड पेपर देने जाना तो इस पूरे पेपर को अच्छे से देख कर ही जाना। ठीक है, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर देना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक डालना होगा और यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में कितने पृष्ठ है ये लिखे होंगे और यहाँ पे ये जो होता है ये विज्ञान का कोड होता है और ये एक पेपर का कोड होता है। इसके माध्यम से कोई भी कोड यहाँ पर जो होता है आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। समय आपको जो मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट के लिए मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे पेपर को आपको हल करना होता है। जो पूर्णांक मिलेगा बच्चा वो 70 का आपको इसमें मिलेगा। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिलता है। इस क्वेश्चन पेपर को हल करने से पहले कुछ सामान्य निर्देश दे रखे होते हैं जिसे पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पहला निर्देश दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी इस क्वेश्चन पेपर की जो 15 मिनट है इसमें पेपर को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, और 3 घंटे में इस पेपर को हल करना है। एंड दूसरा निर्देश यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर साइंस का आपका आएगा ये 2 खंडों में विभाजित रहेगा। यहाँ पे तीसरा दे रखा है कि खंड अ तथा खंड ब में आपको 3 उपभाग देखने को मिलेगा। इसमें उपभाग पहला, उपभाग सेकेंड, उपभाग थर्ड में ये विभाजित है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखे हैं कि प्रश्न पत्र के खंड अ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर उत्तरक पत्रक पे नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से आपको भरना है और ओएमआर उत्तरक पत्रक पे उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको नहीं करना है। इन बोर्ड एग्जाम में आपको जेल पेन का उपयोग कदापि नहीं करना। ओएमआर शीट को भरने के लिए आपको किसका करना, बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। किस पेन का है, बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। और आप जब भी ओएमआर शीट को भरते हो तो उसे सही से भरें, क्योंकि अगर एक बार गलत हो जाएगा उसे आप काट नहीं सकते, उसे मिटा नहीं सकते, उस पर व्हाइटनर नहीं चला सकते हो। एंड यहाँ पे 5वां निर्देश दे रखा बच्चा कि खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश दे रखा है कि खंड ब में आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलेंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर आपको ना आंसर शीट पे दिया जाना होता है बच्चा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका दे रखा ये कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। यानी कौन सा क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है उसके आगे, सॉरी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके आगे लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट निर्देश है कि खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग को नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। और लास्ट निर्देश है कि सभी प्रश्न आपको इसमें करना अनिवार्य है। एंड इसके बाद आपका शुरू हो जाता है खंड अ, जिसमें आपको मिलेगा बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको मिलता है खंड अ। खंड अ में हमने बताया आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पे दिया जाना होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय 20 बहुविकल्पी के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु क्या होता है।
25 सेमी होता है, 50 सेमी होता है, 100 सेमी होता है, या इनफाइनाइट अनंत होता है। तो ये 25 सेमी होता है। ये क्वेश्चन दो तरह से एग्जाम में पूछता है। एक तो स्वस्थ आग का निकट बिंदु कितना होता है 25 सेमी, और स्वस्थ आग का दूर बिंदु कितना होता है, तो ये अनंत होता है। और इसी में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं। तो स्वस्थ आग का निकट बिंदु पूछे तो 25 सेमी, दूर बिंदु पूछे तो अनंत आपको लगाना है। एंड इसके बाद यहाँ पे दूसरा है क्वेश्चन की एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं एफ बराबर होता है r/2 होता है ना बच्चा। अब यहाँ पे हमें वक्रता त्रिज्या r को ही फाइंड करना है, तो r बराबर हो जाएगा 2f। अब दो तो है ये है, और f की वैल्यू कितना है 20 सेमी, तो यहाँ पे 20 रख देंगे तो टोटल कितना सेमी आ जाएगा 40 सेमी। ये सूत्र है, फार्मूला है, पहले चैप्टर का ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा बच्चा कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध जो होता है R बराबर हम जानते हैं V/I होता है, और इसी अनुपात को हम ग्रीक अक्षर ओम या ओम लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक कुलाम होता है, ओम होता है, जूल होता है, या ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है ओम। ऑप्शन नंबर बी आपका तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है चौथा। ये दे रखा कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, अमीटर कहते हैं, क्या मोटर कहते हैं। तो वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र कहते हैं, जिससे हम इंग्लिश में जनरेटर बोलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेमी में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं सेमी में ज्ञात करने की एफ बराबर 1/100 सेमी। ये नहीं होता है, इसका 100/p होता है, 100/p। ठीक है, 100/p। और p क्या है, p फॉर पावर। तो यहाँ पे पावर मतलब कितना दे रखा, पावर की वैल्यू 2 डायोप्टर, यानी p की वैल्यू जो है +2 डायोप्टर है। तो यहाँ पे f बराबर 100/p की वैल्यू कितना है, 2 डायोप्टर 2 रख देंगे, ये हो जाएगा कटकर 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा प्लस का 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पांचवे का ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धारावाहिक चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो हम जानते हैं कि r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दे रखा ऑप्शन r के अनुक्रमानुपाती होता है, r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी r उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है 1/b होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है। सातवां दे रखा बच्चा आपका कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है। वास्तविक वो सीधा होती है, आभासी वो सीधा होती है, आभासी वो उल्टा होती है, वास्तविक वो उल्टा होती है। तो यहाँ पे जो होता है ये आभासी वो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चा आठवां जो क्वेश्चन आता है ये उपखंड ख के अंतर्गत आता है, यानी पहले आपको फिजिक्स पूछता है, फिर केमिस्ट्री पूछता है, उसके बाद जीव विज्ञान के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये जितने भी हमने आपको बहुविकल्पी बताए उसके आगे जितने भी वेरी लिख दोगे उतना ही कम है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है, या 14 होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 हो जाएगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है कौन सी धातु। कॉपर करती है, लोहा करती है, सोडियम करती है, जस्ता करती है। तो ये करता है सोडियम Na। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है। नल समूह CHO है, C डबल बॉन्ड O है, OH है, COOH है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा CHO जो है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है।
11 नंबर क्वेश्चन दे रखा बच्चा, ये दे रखा कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है। उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या संक्षारण कही जाती है। तो ये संक्षारण कही जाती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि देखो, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है वो क्या कहलाती है? संक्षारण। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उभयधर्मी होता है। तो ये बच्चा अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है, यानी इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो ये अम्लीय होता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है? यहाँ पे है Zn जिंक, Cu कॉपर, Ag सिल्वर या Hg हैलोजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा जिंक, Zn जो है ये धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करने का कार्य करता है। अब इसके बाद 14 नंबर उपखंड ग के अंतर्गत आता है। ये दे रखा बच्चा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी पादप जो होता है, पादप में पौधा में जो जाइलम होता है वो किस लिए उत्तरदायी होता है, क्या कार्य करता है? जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है या ऑक्सीजन का वहन करता है? तो ये जल का वहन करने का काम करता है। पादप में जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? यानी कि जो जल तापक होता है वो सौर ऊर्जा से चलता है, सूर्य की रोशनी से चलता है। तो किस दिन हमसे उससे एनर्जी हम नहीं प्राप्त कर सकते? धूप वाले दिन तो प्राप्त होगा, बादलों वाले दिन, गर्म वाले दिन या पवनो वायु वाले दिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जो बादल वाला, जब बदरी होता है ना, तब हम इससे कोई भी तरह का जो है गर्म जल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो इनमें से जो सभी है ना, इसके लिए मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे 17 नंबर दे रखा है। इस वीडियो को सभी अभी अभी लाइक कर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा मतलब देखो नर और मादा, तो नर तो पुरुष को कहा जाता है, मादा स्त्री को कहा जाता है। तो स्त्री का भाग नहीं है, बाकी 3 ठो तो स्त्री का भाग है, लेकिन एक स्त्री का भाग नहीं है। जैसे स्त्रियों में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है और डिंब वाहिनी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुषों में होता है, अर्थात ये मादा का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि यकृत स्रावित करती है, यानी जो यकृत होता है लीवर, वो क्या स्रावित करती है? लार रस, जठर रस, पित्त रस या अग्नाशय रस? तो यहाँ पे बच्चे ये करती है पित्त रस का स्राव। यकृत जो होती है पित्त रस का स्राव करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लसिका में नहीं पाए जाते हैं लाल रुधिराणु, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी पदार्थ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाल रुधिराणु लसिका में नहीं पाए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन है और लास्ट बहुविकल्पी इसका है कि मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। भ्रूण मतलब जब फीमेल की पेट में बच्चे रहते हैं तो उसको पोषण कहाँ से मिलता है? अंडाशय से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, वृक्क से मिलता है या फैलोपियन ट्यूब से मिलता है? तो ये प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आ जाता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। तो आपका यहाँ पे आ जाता है खंड ब। खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और इसमें सबसे पहला मिलता है उपखंड क। बच्चे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है यह है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख इसका बनाना है। ये जो वर्णनात्मक प्रश्न होता है खंड ब, ये पूरा 50 मार्क्स का आता है और इसका आंसर में आंसर शीट पे लिखना होता है और इसके लिए 2 घंटे का समय बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस के प्रयोग चश्मे में करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा है बच्चा कि एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से
25 सेमी की दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसको लगाते कैसे हैं। न्यूमेरिकल को हल करने से पहले सबसे पहले ये पता करना होता है कि क्या क्या चीजें दे रखी है। एक वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी ये 10 सेमी क्या है, फोकस की वैल्यू दे रखा है। लेंस कौन सा है, अभिसारी लेंस। तो यहाँ पे एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 सेमी, और जो है अभिसारी लेंस से 25 सेमी की दूरी पर रखी, यानी यू बराबर कितना है -25 सेमी। वस्तु को हमेशा माइनस में लिखते हैं क्योंकि दर्पण के सामने बनती है। दर्पण के सामने जो वस्तु बनती है वो माइनस में, पीछे जो बनती है प्लस में। तो यहाँ पे -25 होगा। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी भी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो इसका जो सूत्र होता है लेंस वाला है, तो 1/v -1/u बराबर 1/f होता है। अब यहाँ पर v की वैल्यू दे रखा है कितना, 1/, v की वैल्यू नहीं दे रखा है, हमें फाइंड करना। -1/u की वैल्यू कितना है 25, -25, तो यहाँ पे -25 बराबर हो जाएगा 1/, f की वैल्यू कितना है 10 सेमी। हो गया माइनस, और ये माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/25 बराबर 1/10। अब देखिए यहाँ पे 1/25 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये पक्षांतर का रूल कहता है। 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/25। अब इन दोनों में हम क्या लसा ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। 10 × 5 = 50 और 5, 25 दूना 50 -2, 5 में से 2 गया, आपका बचेगा 3/50, किसके बराबर 1/v बराबर। अब देखिए यहाँ पे 1/v बराबर कितना आ गया हमारा 3/50। अब हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v केवल हो जाएगा, बट्टे में 1 लिखो चाहे मत लिखो, ये हो जाएगा 50/3, 50/3। अब इसका आप क्या कर दोगे, इसमें भाग दे दोगे तो ये आएगा लगभग 16.67 के लगभग आएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देता है तीसरा क्वेश्चन कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर समांतर में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इसका व्यंजक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्रतिरोध की बात करें, जिसमें पहला है R1 और दूसरा है R2 और तीसरा है R3। अब यहाँ पे तीनों प्रतिरोध की जो धारा इसमें बहेंगी वो I बराबर क्या बहेंगी, I1 + I2 + I3, यही बहेंगी। और हम जानते हैं बच्चा क्या, R बराबर ओम का नियम के अनुसार V/I होता है, ये तो जानते हैं, R बराबर V/I। अब यहाँ पे I बराबर हम क्या रख सकते हैं, I बराबर V/R, ये रख सकते हैं ना कि I बराबर, I इधर आया तो R इधर चल गया, V/R। अब यहाँ पे रखेंगे I इक्वल V/I1 है, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा V/R2 प्लस ये हो जाएगा V/R3। ठीक है, समझ गए कैसे हमने किया। I बराबर हमें क्या रखना है, V/I, तो इसकी भी जगह पे रख देंगे यहाँ पे I बराबर V/R। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया, इस तीनों में V है तो V को कॉमन करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी V कॉमन कर लिए तो सब कॉमन का मतलब होता है भाग, भाग तो इसमें भाग दिए तो कट गया, इसमें भी दिए तो इसमें भी दिए तो कट गया। अब V ये गुणा में इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R इंटू V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट गया, 1/R यहाँ पे बचा इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका व्यंजक निकालना है बच्चा, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से न्यूमेरिकल दे रखा है, चौथा क्वेश्चन। इसमें 2 बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखे गए हैं तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। वैद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। वैद्युत मेन से कितनी धारा ली जाएगी कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान है।
सबसे पहले तो यहाँ पे दो ठो पावर दे रखा है। पहला पावर P1 बराबर कितना है 100 वाट, दूसरा P2 बराबर कितना है 60 वाट, P2 बराबर 60 वाट। समझ रहे हो ना आपकी, ये देखो दो ठो W है, वाट का पावर है, शक्ति का सिंबल है, तो एक P1 है और एक P2 60 दे रखा है। अब इसके जो बैटरी का वोल्टेज है V बराबर वो कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ रही है, ये 220 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है। अब इसी से सब कुछ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रत्येक बल्ब का जो है हम निकालेंगे प्रतिरोध, तो क्या निकलेगा, प्रतिरोध का सूत्र था V का स्क्वायर बाई P। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम पहले के लिए निकाले R1 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, R बराबर V का स्क्वायर बाई P1। V क्या है आपका 220 वोल्ट है, 220 स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 220। P1 की वैल्यू कितना है 100 वाट, इसको रख देंगे 100 वाट, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, यानी R बराबर जो आपका प्रतिरोध आ जाएगा वो 484 ओम आएगा। कितना आएगा 484 ओम। अब इसके बाद ये तो हमने निकाला था R1 के लिए। ठीक, अब R2 के लिए अगर निकालेंगे यही चीज़ें, तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर बाई P2। अब V का स्क्वायर कितना है 220 वोल्ट है, तो इसको रख देंगे 220 वोल्ट गुणित 220 वोल्ट बट्टे के P2 कितना है, P2 60 है, तो यहाँ पे 60 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 2 त्याई की 6, 2 एकम 1, 2 एकम 2, यानी इतना आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा R2 बराबर 11 शून्य शून्य, 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 और 20 आपका हो जाएगा लगभग 42। ठीक है, तो इसको जोड़ लेना आप लोग, लगभग 42 हो जाएगा, सॉरी 11 शून्य शून्य, 11 दूना 22 के 2 हाथ में लगल 2, 11 दूना 22, 2 24, 2420 बटे के 3, 2420 में 3 का जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 806.67। इतना ही आएगा आपका आंसर R2 की वैल्यू। अब अलग अलग अगर हम इसमें धारा निकालें तब क्या होगा, अलग अलग धारा अगर निकाले, अलग अलग पूछ रखा अलग अलग धारा, तब यहाँ पे I1 बराबर P1 बाई V। अब यहाँ पे P1 की वैल्यू कितना है 100 वाट है, V की वैल्यू 220 वोल्ट है, जीरो से जीरो कटा 22 का इसमें भाग दोगे तो 0.45 के लगभग आएगा। ठीक है, अब इसके बाद I2 अगर निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा P2 बटे के V। यहाँ पे P2 की वैल्यू कितना है 60 वाट और V2 जो है 220 वोल्ट है, जीरो से जीरो कटा, 2 त्याई की 6, 2 11, इसका भी भाग दोगे तो 0.11, 11 दूना 22, 2, ठीक है 2, ये कुछ करके आएगा। ठीक है, 0.27 आएगा। ये एम्पियर इसका मात्रक जरूर लिखना एग्जाम में, सभी में लिखना होता है, नहीं लिखोगे तो ये अधूरा माना जाएगा सवाल और नंबर कट जाते हैं। अब इसके बाद हम ये तो निकाल लिए, इसके बाद ये निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ देंगे, I की वैल्यू जो है जोड़ दीजिए, I1 प्लस I2 तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए I1 की वैल्यू कितना है 0.45 प्लस इसकी वैल्यू है 0.27। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 7 और 5 हो जाएगा 12 के 2 हाथ में लगा 1, ये कितना है आपका 27, ये 2 है, 4 2 6, 6 1 7, 0.72 एम्पियर टोटल इसमें करंट जो है खपत हो रही है। अगर यहाँ से R इक्विवेलेंट हम निकाल लें, यानी टोटल प्रतिरोध निकाल लें, तो V बाई I होगा। अब यहाँ पे V की जो वैल्यू है 220 वोल्ट है, टोटल I जो है वो 0.72 है। अब ये जो इसमें भाग दोगे तो लगभग आएगा 302.57। ठीक है, इतना ही आएगा। तो ये पूरा आपको निकालने का इसका खेल था, इस तरह से आपको निकालना है। अगर आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आते तो अथवा में आप फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर लंबवत हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बताना। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है उपखंड ख। 5वां दे रखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ का कारण देते हुए लिखिए। ये कुछ दे रखा है यहाँ पे एक ये समीकरण
यहाँ पे Cu यहाँ पे डबल आयन है O प्लस Zn प्लस CuO प्लस ZnO, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है। ख नंबर दे रखा है कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखें। तो कास्टिक सोडा आप जानते हो कपड़े धोने के काम में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए काम आता है, जिसे प्लास्टर बांधते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप नाम लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। मिसेल संरचना वगैरह सब समझाना है। 7वां दे रखा है निम्न पर संक्षेप पर टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अपक्रिया, सजाती श्रेणी, दहन अपक्रिया। अथवा अगर ये नहीं आता है ना तो आप इसमें कर सकते हो एथेनॉल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। एथेनॉल के प्रमुख उपयोग भी लिखिए। अब देखिए इनको लिखना बहुत सटीकता लिखना पड़ता है। इसको बना बना कर भी जो पढ़े वो समझ में आ रहे उसको लिखोगे तो इसमें नंबर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे उपखंड ग, इसमें 8वां है कि डायफ्राम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं। सीने के सामने आप देख रहे हो डायफ्राम। ख नंबर दे रखा है कि पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन को उदाहरण देकर लिखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन की मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। एक नर या पुरुष दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये पूछा जाता है। अब इसके बाद अथवा अगर ये नहीं आता तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर के अनुदैर्घ्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। 10वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि किन्हीं दो पर संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखे, 4 नंबर मिलेगा। विकराणु नेफ्रॉन पे, पारितंत्र पे या ओजोन परत पे। 11 नंबर और इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि एक आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं आता तो मानव लिंग निर्धारण का विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।